कि क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ का नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। मैंने देखा था कि पूरा का पूरा सिलेबस इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हम क्लास 11th और 12th दोनों को साथ में लेके चलेंगे और जितने भी इसके यूनिट्स हैं हम उसको जल्दी जल्दी कवर भी करेंगे, क्योंकि आई कुड सी कि आप सभी लोगों के हाफ ईयरलीज ऑलमोस्ट स्टार्ट भी हो चुके हैं और आने का भी टाइम है बहुत स्कूल्स में। सो यू डोंट नीड टू वरी, आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है वहाँ तक का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। सो वेलकम टू दी स्टडी चैनल। मेरा नाम है राधिका और आज हम आगे के सिलेबस को देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है, इसमें जो पहली यूनिट है वो हमारी जुडिशरी की है। अब जुडिशरी में बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जुडिशरी में आता क्या पार्ट है हमारा। जुडिशरी में हमारा सिंपल एक ही पार्ट आता है जिसको बोला जाता है, हमारे जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारा जुडिशरी का एक पार्ट है। अब जुडिशरी में जितने भी कोर्ट्स आ गए जिसमें आपके अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे और आगे पढ़ के समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर और हायरार्की ऑफ कोर्ट को हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दे रखा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को लेके। जुडिशियल सिस्टम क्या हो गया, जो हमारा पूरा प्रॉपर कोर्ट का सिस्टम है। इसमें क्या बता रखा है कि जो इंडिया है उसके पास एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का सीधा सा मतलब होता है कि सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है सेंटर और स्टेट के लेवल पे। सीधी सी बात है, जो भी पार्टी हमारी सेंटर में बैठी है उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो उठ के आए और स्टेट में जाके वो देखे और एक एक स्टेट के अंदर जाए और वो हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखे। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि उसने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट उन चीज़ों को आगे लेके जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, या द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द जुडिशियल कंप्राइजिंग ऑफ अ कोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ। अब यहाँ पे हाँ, तो क्या बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक सिंगल एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रखा है पूरे जुडिशरी का, जिसमें चाहे वो जुडिशरी मतलब वो जो कोर्ट है चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो, हम दोनों लेवल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर एक तरीके से इंटीग्रेटेड पूरा जुडिशरी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब ये बेसिकली कहाँ है, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता है, मतलब कि सुप्रीम मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है ये, ठीक है। और इसके अंडर में बहुत सारे हाई कोर्ट्स आते हैं एट द स्टेट लेवल। जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि न्यू दिल्ली में, लेकिन उसके नीचे अलग अलग स्टेट, जैसे यूपी हो गया तो यूपी का हाई कोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली अंडर में आता है, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो स्टेट जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल पर फंक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट अगर आप जो आप देखोगे वहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स को वो कवर करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा वो ये बता रहे हैं जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसके अंडर में आते हैं। तो आप इसको हायरार्की को समझो कि सबसे पहले ऊपर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आएगा आपका हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जिन्हें लोअर कोर्ट्स भी बोला जाता है। टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। अब बहुत सारे हमने यहाँ पे बात समझो कि जो फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट हो रही है उसके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी हैं। अब ऐसे मान लो कि हर एक केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास ना पॉपुलरली उठ के ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं कि बहुत सारे लेबर्स हैं और लेबर्स को कोई प्रॉब्लम है तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, तो वो कहाँ जाएंगे, लेबर्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनी हुई है, कंज्यूमर्स के लिए अलग है, सर्विस मैटर डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उन सबके लिए अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे कोर्ट की चीज़ों को ईजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर आप देखो तो ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर हमारा क्या आ रहा है, हाई कोर्ट आ रहा है, उसके नीचे सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट आ रहा है और उसके नीचे यहाँ पे ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में क्या आता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कुछ नहीं है, सिमिलर टू आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, बस इसमें एक फ़र्क होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनमें जो कोर्ट्स होते हैं वो हमारे
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कहलाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट या लेवल पे जो नॉर्मल सिटीज़ के लेवल पे अगर हम उनको देख लें तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होता है। अब इसको आगे और फर्दर समझेंगे, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें और डिटेल में समझ आएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल होते हैं जितने भी नॉर्मल मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, वो सब सिविल कोर्ट में जाएंगे। और जितने भी क्रिमिनल लेवल के केसेस होते हैं जिसमें किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ कोई थेफ्ट या कुछ ऐसा केसेस होते हैं, वो सब क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा वो कब से आया है? 28 जनवरी 1950 से बना है। क्यों बना है? क्योंकि हमारा 26 को हमारा क्या बना था, 26 को जनवरी को हमारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनेक्ट हो चुका था। ठीक है, वो हमारा लागू हो चुका था। तो जिस दिन वो लागू हुआ है उसके 2 दिन बाद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट पावर में आ चुका था या बन चुका था। ये आया कहाँ से? पहले के टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में हमारे पास फेडरल कोर्ट था और एक जुडिशियल कमेटी होती थी जिसको हम प्रिवी काउंसिल भी बोलते थे। ठीक है, जो कि उस टाइम पे इंडियन कोर्ट सिस्टम में हाईएस्ट पावर रखती थी, एपेक्स पावर रखती थी। ये कॉलोनियल एरा की बात हो रही है। तो हमने जब ऑब्वियसली जब हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो चुकी थी तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। 1950 में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट बना था तो हमारे पास एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था और 7 अदर जजेस होते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है CJI। CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम मोस्ट जज जो है हमारे इंडिया का। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर किसी को नहीं पता तो अभी के टाइम पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं वो है जस्टिस BR गवई। तो अभी आप याद रखिएगा, जो कि नवंबर 2025 में उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या देखा, तो टोटल यहाँ पे कितने जजेस होते थे? 8 जजेस होते हैं, जिसमें एक CJI और 7 अदर जजेस। अब पार्लियामेंट ने आगे बात समझो कि पार्लियामेंट गेव द पावर एंड करंटली देयर आर 33 जजेस इंक्लूडिंग 1 CJI। तो देखा जाए तो टोटल कितने हो गए? 34 जजेस हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? पार्लियामेंट ने क्यों पावर दे दी? जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे हम मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट्स करने की, बेस्ड अपॉन जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो नए नए बिल्स पास कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा था 5 अगस्त 2019 में। इसमें क्या हुआ था कि जो ये पुराना हमारा सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस का जो एक्ट था 1956 का, उसके अगेंस्ट में आया था। तो हमने नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा है, तो हमने नंबर ऑफ जजेस भी इंक्रीज कर दिए। यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 में अमेंडमेंट बिल आया था जो कि लोकसभा में आया था। इसने सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को चेंज कर दिया था। इस एक्ट ने क्या करा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो थे कोर्ट में वो 30 फिक्स्ड थे। ठीक है, फिर बिल ने क्या करा उस टाइम पे 30 को भी बढ़ा के 33 कर दिया। ठीक है, अभी आप ये देखो मैंने आपको बताया था कि अभी करंटली जज कौन है हमारे CJI कौन है? जस्टिस BR गवई। ठीक है, ये 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं जो कि 14 मई को चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। दूसरी बात समझो, ये एक फैक्ट चेक है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है आगे चल के हमारी सीरीज में ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपका पॉलिटी का भी कुछ पार्ट आपको या करंट अफेयर्स भी आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो फैक्ट चेक में सबसे पहली चीज़ क्या बता रहे हैं कि जो जस्टिस गवई हैं वो 2nd पर्सन है दलित कम्युनिटी से, और फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी रहे हैं। सॉरी ये 2nd नंबर के, यहाँ पे गलत लिखा है, ये 2nd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। 2nd नंबर के बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले एक आए थे CJI KG बालाकृष्णन जो कि फर्स्ट दलित थे। ठीक है, बालाकृष्णन ने जो है 3 साल, जो चीफ जस्टिस बालाकृष्णन थे उन्होंने 3 साल काम करा था, और जो जस्टिस गवई हैं ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही आए हैं। नवंबर 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद सूर्यकांत चीफ जस्टिस सूर्यकांत आएंगे जो कि 53rd नंबर के रहेंगे, और ये 1.2 ईयर्स जो है वो
सर्व करेंगे नवंबर 24 के बाद से, जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद से 9 फरवरी से लेकर 2027 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अब समझते हैं, हमने अभी समझा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अब हम समझेंगे हाई कोर्ट के बारे में। यहाँ पे क्या है, अभी देखो हमारे पास जो है इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स और हैं स्टेट के ऊपर, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे भी। हर एक हाई कोर्ट जो है उसका एक ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है, एक स्टेट के ऊपर, एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर, या ग्रुप ऑफ स्टेट या ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी होता है। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि कुछ जो कोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक स्टेट तक ही कवर्ड लिमिटेड नहीं रहेगा, उसके अंडर में और भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आएंगी। अभी इसका मैं आपको नीचे बता दूंगी कि कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ठीक है, अब वो ये बता रहा है, बिलो द हाई कोर्ट एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ द लोअर कोर्ट फंक्शनिंग एज द सिविल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल। तो हमने अभी ऊपर देखा था हायरार्की, जब हम देख रहे थे वो टेबल जब हमने देखी थी उसमें बता रहा था कि वो हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स आते हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स में सारे सिविल लेवल के केसेस जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले केसेस जाते हैं, और उनके साथ हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी होती हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स मतलब कि जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे कि लेबर के लिए अलग होती है, कंज्यूमर्स के लिए अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो इसमें ये बता रहे कि जो मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई का और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें क्या है, मतलब इसमें चार ही आपको बेसिकली बता रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में, कलकत्ता हाई कोर्ट कोलकाता में, इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ये पहले चार हमारे हाई कोर्ट्स हैं जो कि स्टेब्लिश हुए थे और काफ़ी टाइम से ये स्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तब से ही मतलब ये दे केम इनटू द बीइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आंध्रा हाई कोर्ट या जो तेलंगाना हाई कोर्ट है, ये न्यूएस्ट हाई कोर्ट है। बेसिकली ये 1 जनवरी 2019 को आया था। क्यों हुआ है ये तेलंगाना हाई कोर्ट और ये आंध्रा हाई कोर्ट है, ये क्यों नए हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में। इसमें क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो दो पार्ट्स में हो चुका था, इसलिए अलग अलग हाई कोर्ट्स बन गए दोनों के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, महाराष्ट्र, गोवा, और कौन सी यूनियन टेरिटरी आ रही है, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, ये सारे एरियाज जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। दूसरा मतलब इसके जुरिडिक्शन में आते हैं। उसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट है, ठीक है, इसकी वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर इसका जुरिडिक्शन है। उसके अलावा गुवाहाटी में कौन कौन सा आ रहा है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, जो कि बेसिकली कहाँ पे, चंडीगढ़ में, इसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है, पंजाब और हरियाणा को, एज वेल एज जो हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है उसको भी ये कवर कर रहा है। ठीक है, ये आपका मैप है, इस मैप में आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सबऑर्डिनेट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। अब यहाँ समझो, इस टेबल से आप समझ पाओगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं सिविल साइड पे, और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है आपका क्रिमिनल साइड पे। सिविल साइड में मैंने आपको बताया था सिविल मैटर्स जाते हैं, तो यहाँ पे जो सीनियर जज होगा उसको सीनियर सिविल जज बोला जाएगा। फिर जो उसके नीचे जो जूनियर होगा वो प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज बोला जाएगा, और उनके नीचे भी जो आएगा वो जूनियर सिविल जज या कोर्ट बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझो, जो क्रिमिनल साइड पे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ पे हम क्या फ़र्क है, सिविल साइड में उसको जज बोल रहे हैं, क्रिमिनल साइड में उसको मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अंडर में क्या आता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, उसके अंडर में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है। ये आपको बेसिकली ये याद रखना है कि सिविल साइड में हम सिविल जजेस बोलते हैं, क्रिमिनल साइड में उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, अब वो ये बता रहा है जो कोर्ट होते हैं दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट्स आर पॉपुलरली नोन एज द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो जो हाई कोर्ट के नीचे आ रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोला जा रहा है। दे कंप्राइजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें क्या क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट होता है वो प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। अब इस बात को समझो, जो जज होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। जब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन ही प्रिसाइड्स ओवर अ सिविल केस, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज कब बोला जा रहा है, जब वो सिविल केस कर रहा है। सेशन जज कब बोला जा रहा है, जब वो
क्रिमिनल केसेस को देख रहा है। यहाँ पे ना हमने अभी ऊपर देखा था कि उसको क्या बोला जा रहा है, इधर देखा था हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट्स बोला जाता है। तो जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या हैं, ये वही हैं जो कि हमारे जिन्हें हम सेशन जजेस बोल रहे हैं। यहाँ पे बैठने वाले जजेस को सेशन जज बोल रहे हैं और उन कोर्ट्स को या उन कोर्ट्स के हेड्स को हम मजिस्ट्रेट कोर्ट्स या जजेस भी बोल देते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको, यहाँ पे बात समझो, डिस्ट्रिक्ट एरिया पे जो जज है वो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहलाता है व्हेन ही इज प्रिसाइडिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन अगर एरिया में आ रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, जैसे यूपी एक स्टेट है, यूपी में जो कुछ एरियाज हैं जो कि एक प्रॉपर सिटी में आ जाते हैं या जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं, उसको वहाँ पे जो जज बैठते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो ये बता रहा है मे बी वर्किंग एज द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड। कभी कभी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तरीके से भी काम करने लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो। ठीक है, उसके अलावा समझो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है बिलो अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब हाई कोर्ट के नीचे अगर कोई आ रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनमें एपिलेट जुरिडिक्शन होती है, सुपरवाइजर्स होते हैं ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है कि सुपरवाइजर्स सुपरविजन के लिए जो है उन्होंने एक, वो बेसिकली करते क्या है, सॉरी ये समझो कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आपके, उनके नहीं, वो बेसिकली काम क्या करें कि जितना भी आपका सुपरविजन है एक पर्टिकुलर एरिया का या उसका जितने भी अपीलिएट जुरिडिक्शंस हैं, सुपरविजन करना है, ये सारे काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। ठीक है, ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी उसके नीचे आ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे क्या हो गए, जैसे सिविल साइड पे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में समझो, जूनियर सिविल जज कोर्ट आता है, उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट आता है और सीनियर सिविल जज कोर्ट आता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है ये, तो आप इसको समझ सकते हो जो हमने ऊपर देखा। सिविल साइड में जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की ये हायरार्की फॉलो होती है, और क्रिमिनल साइड में जब हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनमें ये वाली हायरार्की फॉलो होती है, जिसमें सेशन क्लास, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आएगा, फिर उसके ऊपर फर्स्ट क्लास आएगा, फिर उसके ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आएगा। ये सेम यही है जो अभी हमने इधर देखा था। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट भी जो है वो एक हायरार्की का पार्ट है। ये सबसे लोएस्ट ऑर्डर का होता है जो कि बिल्कुल सिविल नेचर के, बहुत बेसिक नेचर के केसेस को देखता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा पूरा प्रॉपर है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक सिविल साइड में और क्रिमिनल साइड में कैसे कैसे फर्क होता है डिस्ट्रिक्ट सेशन में और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब सेलेंट फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे इंडियन लॉ के हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा जो कॉमन लॉ का जो तरीका होता है, ठीक है, हमारे पास इंडिया में कॉमन लॉ कैसे है, कहाँ से आया है, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ब्रिटिश ट्रेडिशन से आ रहा है। ये सिमिलर मॉडल हमने अडॉप्ट करा था। इस स्कीम के अंडर में, इसके अंदर क्या होता है, जो कॉमन लॉ सिस्टम है उसमें जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं या जो जजमेंट हैं, ठीक है, वो जज करता है इंडिया में, जिससे कि नए लॉज भी बन पाते हैं या जो नए नए लीगल प्रिंसिपल्स भी बन जाते हैं, विच बिकम बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो सीधी सी बात है, जो भी अगर आपका सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को बना देता है, पास कर देता है, तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक लॉ क्रिएट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक पर्टिकुलर डिसीजन से वो एक ऑटोमेटिकली एक वो लॉ या एक वो कानून बन जाता है जो वो बना देते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो एक कॉमन लॉ हो गया। देयरफॉर कोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग लॉ, स्पेशली वेयर गैप्स इन द लॉ एग्जिस्ट। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली हम, हर एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, हर एक चीज़ हमारे न्याय संहिता में नहीं लिखी है, तो उसके लिए कुछ ऐसे एरियाज जिनमें हमारा एक गैप क्रिएटेड है, उन एरियाज में क्या होगा, लॉ क्रिएट कर देगी
कोर्ट उस टाइम पे, और जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है हैड फेल्ड टू एनेक्ट द लॉ। तो कौन कौन से एरिया में जहाँ पे या तो गैप एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना ही नहीं पा रहे। ठीक है, दस अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिंग सिविल एंड द क्रिमिनल जस्टिस, सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो जस्टिस जो प्रोवाइड कराना है उसके अलावा ये इसका बहुत बड़ा एक फंक्शन भी है फेडरल सिस्टम में, फेडरल सिस्टम को बनाए रखने में। कैसे? सीधी सी बात है, जो वो लॉज या कानून जो वो नए नए बना देता है वो आगे सारे स्टेट्स के काम आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट भी एक जजमेंट दे देता है तो उसके पूरे स्टेट में वो चीज़ फॉलो होती रहती है। तो वो कब देगा? जब सीधी सी बात है, जब स्टेट उसके अपने अंदर स्टेट के लिए एक लॉ नहीं बना पा रही है उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, और ऐसा अगर कोई केस उसके पास जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो वो जजमेंट देती है उसको वहीं से वो एक लॉ क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब कॉमन लॉ जुरिडिक्शन में अब इसके आगे और देखते हैं, दूसरे फीचर्स देखते हैं। जो ये बता रहा है कि इसी मॉडल के अपोज में इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सिविल लॉ सिस्टम फॉलोज इन द कंट्री सच एज। इसी मॉडल के अपोज में हमने पहले ऊपर देखा कॉमन लॉ, इसी के उल्टा एक चलता है सिविल लॉ सिस्टम जो कि जर्मनी, रशिया या जितने यूरोप का पार्ट है उसमें चलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सीधा सा है कि कॉमन लॉ में जो जुडिशरी होता है वो लॉ बना लेता है थ्रू द जुडिशियल डिसीजन, जो वो डिसीजन ले रहा है उससे, जो आपको अभी बताया। सिविल लॉ में क्या होता है? सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर है, ये वो जो गैप जो हमने पढ़ा ना ऊपर बेनिफिट के, वो गैप को कवर कर देता है, ये यहाँ पे नहीं हो पाता। दिस साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन द फॉलोइंग इन फॉलोइंग अ कॉमन लॉ मॉडल फर्दर स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ द कोर्ट इन द इंडिया। तो ये जो हमारे पास बेसिक अगर देखो तो हमारे पास कॉमन लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि जो कोर्ट का जो रोल है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है इससे। ठीक है, अब हम दूसरा मॉडल देखेंगे इसमें, एडवाइजरल मॉडल। ठीक है, एडवर्सेरियल मॉडल, सॉरी। तो इस कोर्ट में इसमें क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ होते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में देखो तो यहाँ पे क्या होता है, अब बात समझना, जो कोर्ट्स हैं इंडिया में वो एडवर्सरल मॉडल को फॉलो करते हैं। इसके अगेंस्ट में दूसरा मॉडल क्या होता है? इंक्विस्टोरियल मॉडल होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे सिविल लॉ कंट्रीज में चल रहा होता है। हमारे यहाँ तो कॉमन लॉ फॉलो हो रहा है, अगर कॉमन लॉ फॉलो हो रहा है तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? एडवर्सरल सिस्टम। लेकिन जहाँ पे सिविल लॉ फॉलो हो रहा है वहाँ पे इंक्विस्टोरियल मॉडल फॉलो किया जाता है। अब फर्क समझना, एडवर्सरल मॉडल में क्या होता है, जो रोल है लॉयर का वो क्या होता है, मतलब जैसे आप इंडिया में नॉर्मली देख लो कि सारे काम अगर एक केस में होता है, सारे एविडेंस को इकट्ठा करना, सारे प्रूफ्स को लेके आना, वो सारा काम कौन कर रहा है? लॉयर्स कर रहे हैं। लॉयर्स के पास ज़्यादा काम होता है इन केसेस में। ठीक है, जो अब जैसे यहाँ समझो कि जैसे अगर कोई अपोजिंग पार्टी है उस पर केस डला है तो उसमें क्या होगा कि लॉयर उसको अपोज करेगा। मान लो कि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे अगेंस्ट में एक बंदे ने केस डाला है, तो मेरा लॉयर क्या करेगा? मेरे को बचाने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स लेके आएगा, एविडेंसेस लेके आएगा, ऐसी सेम उसके वाला करेगा। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से सारी चीज़ें जज के सामने प्रेजेंट करी जाती हैं और जज बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। जज इसमें किसी के भी साइड नहीं होता, और न्यूट्रल रहने के बाद वो क्या करेंगे, बेस्ड अपॉन जो भी एविडेंस उसको मिले हैं, जो भी चीज़ें समझ आती हैं जज को, वो उसके बेस पे डिसीजन लेता है। लेकिन इंक्विजिटोरियल में ये नहीं होता। इंक्विजिटोरियल में जज ही प्रोएक्टिवली काम करता है। जज क्या बोलेगा कि न्यूट्रल रहने के बजाय इसमें पूरी तरीके से जो जज है वो अपने आप से बोलेगा कि ठीक है, आई नीड दिस एंड दिस एविडेंसेस, या मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो जज प्रोएक्टिवली इसमें पार्ट लेता है। जज को ज़्यादा वो रहता है कि मुझे ये वाले आप एविडेंस ला के दो या मुझे इस तरीके के प्रूफ्स आप ला के दो। जज प्रोएक्टिवली मांगता है। इस एडवर्सरल में जज कुछ नहीं बोलेगा, जज सिर्फ न्यूट्रल रहेगा, आपको जो देना है आप दे दो, वो उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जज प्रोएक्टिवली डिसीजंस भी लेगा, पूछेगा भी चीज़ों को, और उसमें क्वेश्चंस पुटअप करना या एक नए सिरे से कोई भी सवाल पूछना है, कोई पूरा टेस्ट जो अलग अलग होते रहते हैं, जैसे नार्कोटिक्स टेस्ट हो गए, ये सब हो गए, तो ये वो जज ही डिसाइड कर लेगा इसमें। ठीक है, तो रादर देन एक्टिंग एज अ न्यूट्रल जज दे हैव राइट्स टू इंक्वायर, प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक अ पुलिस। तो ये पुलिस के तरीके से एक तरीके से यहाँ पे काम करता है, इंक्वायरी भी कर सकता है जज। ठीक है, यहाँ पे जो रोल है लॉयर्स का, रिप्रेजेंटिंग द पार्टी, सिर्फ इतना काम होता है कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रोल है जज का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
become important in determining the manner in which civil case or a criminal trial proceeding. तो यहाँ पे जज ज़्यादा प्रोएक्टिव रहता है. ठीक है, यही वाला जो हमने अभी ऊपर देखा था उसी को यहाँ पे दोबारा है, आप इसको देख लेना. अब है यहाँ पे लीगल ऑफिसर्स ऑफ इंडिया. अब लीगल ऑफिसर्स कौन है? लीगल मैटर्स को देखने के लिए अलग अलग ऑफिसर लेवल हमारे यहाँ बना हुआ है. इसमें दो मैटर होते हैं, दो ऑफिसर्स होते हैं हमारे पास. एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है हमारा सॉलिसिटर जनरल. ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसको बोला जाता है, सॉरी. एक है अटॉर्नी जनरल, एक है एडवोकेट जनरल. अटॉर्नी जनरल में क्या होता है, ये बेसिकली पूरे इंडिया के लिए एक लीगल मतलब एज अ एडवोकेट काम करता है. इंडियन गवर्नमेंट के लिए पूरे कंट्री लेवल पे ये उसको रिप्रेजेंट करता है. और एडवोकेट जनरल क्या करेंगे, वो स्टेट के लेवल पे काम करते हैं. इसीलिए क्योंकि ये पूरी कंट्री के लेवल पे है एडवोकेट अटॉर्नी जनरल, तो ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ कंट्री भी बोले जाते हैं. इनको अपॉइंट कौन करेगा? जो फर्स्ट पर्सन होगा इंडिया का, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का. इन चीज़ों को ना, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे. जैसे अटॉर्नी जनरल का क्या आर्टिकल है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, विच स्टेट्स दैट ही कैन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे. अटॉर्नी जनरल जो होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, वो सेम क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए. पोजेसिंग एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस और हैव सर्व्ड एज अ जज. बहुत टाइम इनकी बहुत अच्छी लीगल प्रैक्टिस रही होनी चाहिए, या फिर इन्होंने एज अ जज भी काम करा हो. ठीक है, एक लंबे समय तक. ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके पास. MC स्टालवेड. ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल जो होता है गिव्स एडवाइस टू द, इनका बेसिकली काम क्या है, जितने भी लीगल एडवाइस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो ये प्रोवाइड करते हैं अपॉन द लीगल मैटर्स, हर एक लीगल मैटर्स पे, विच आर रेफर्ड और असाइन टू हिम. ये कौन देगा उसको ये लीगल मैटर्स? प्रेसिडेंट ला के देगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहा है. ऑल्सो ही परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल करेक्टर दैट रेफर एंड द असाइन टू हिम. उसके अलावा जितने भी काम उसको प्रेसिडेंट दे सकता है वो उनको करना पड़ता है. ठीक है, दूसरी एक चीज और याद रखना, अटॉर्नी जनरल के अंडर में, ठीक है, इनकी जो भी ड्यूटीज होती है, इनके अंडर में सॉलिसिटर्स जनरल भी आते हैं. 4 सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं बेसिकली, जो कि इनको असिस्ट कर रहे होते हैं, याद रखना. ठीक है, सॉलिसिटर जनरल्स जो होते हैं या जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स जो होते हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल नहीं है. अगर आ जाएगा इनका कौन सा आर्टिकल नंबर है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बोल देना कि कोई है ही नहीं, नन ऑफ दीज. ठीक है, हाउएवर दे आर गवर्न थ्रू रूल्स एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. ये वैसे काम तो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो रूल्स बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे, बट इनके लिए कोई अलग से कानून नहीं बना हुआ, कोई आर्टिकल नहीं है. ठीक है, दूसरा, इसके ऑफिशियल ड्यूटीज में क्या होता है, ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन द ऑल द कोर्ट्स ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी केस चल रहा हो, उसको बैठ के देख, वहाँ पे इनका मतलब ये जा सकता है और उस वहाँ पे एज अ ऑडियंस उस केस को देख सकते हैं. ही हैज़ राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें ये बिल्कुल पार्ट कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, उसमें अपनी बात भी बोल सकते हैं. दे आर जॉइंट सिटिंग बट विदाउट अ राइट टू वोट. ये करते क्या हैं, ये पूरी उसको देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन लोकसभा में भी ये राइट टू वोट इनके पास नहीं होता. ठीक है, ही हैज़ अ राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट. जितनी भी कमिटीज और बनी होती हैं पार्लियामेंट की, हाउसेस के अलावा जो कमिटीज भी बनी हैं उनमें भी ये पार्ट ले सकते हैं, उनमें भी इनके पास पूरा पूरा हक है बोलने का. ठीक है, ऑफ विच ही इज नेम्ड एज अ मेंबर, क्योंकि वहाँ पे भी ये एज अ मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं, बट वहाँ पे भी इनके पास राइट टू वोट नहीं होता. ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेज और द इम्यूनिटीज, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी पावर्स हैं, जितनी उनको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, जितने प्रिविलेजेस हैं, वो सब इनको मिलते हैं.
ठीक है। तो याद रखना कि इनके पास क्या अलग से होता है, किसके इक्वल इनकी पढ़ाई होती है, इनके जो क्वालिफिकेशन है वो किसके इक्वल चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उसमें पार्ट भी ले सकते हैं एज अ ऑडियंस, मतलब ये वहाँ पे बोल भी सकते हैं चीज़ों पे, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। जितनी पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं उसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। उसके अलावा एज अ ऑडियंस किसी भी केस को ये देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल देखते हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के इक्वलेंट हो, जज के इक्वलेंट इनकी क्वालिफिकेशन होती थी, ऐसे एडवोकेट जनरल में ना स्टेट जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जज के इक्वलेंट इनकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। बताया था वो सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एडवोकेट जनरल है वो सीनियर लॉ ऑफिसर होता है एक स्टेट का, ये लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। इनकी जो पोजीशन होती है या इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। कौन करेगा? गवर्नर्स इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। इनका भी आर्टिकल याद रखना, उनका भी याद रखना। एडवोकेट जनरल के बारे में, उसके अलावा ये चीफ लीगल एडवाइजर हैं स्टेट के, जितने भी लीगल एडवाइसेस हैं ये सब देते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। उसके अलावा इनकी जितनी भी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें बेसिकली काम ये होता है कि अगर कभी भी कोर्ट में अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है तो उनकी तरफ से जो जाके केस लड़ने का काम है वो इन्हीं का है। और वहाँ पे जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उनकी तरफ से जाके केस लड़ने का काम अटॉर्नी जनरल का है। उसके अलावा ये जितनी भी इनको लीगल काम गवर्नर असाइन करता है इनको करना पड़ता है। जैसे अटॉर्नी जनरल में क्या था, जितने भी लीगल मैटर्स जो हैं जो उसको प्रेसिडेंट असाइन कर रहा है वो उसको करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा एडवोकेट जनरल में एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हाई कोर्ट के जज के इक्वलेंट इसकी क्वालिफिकेशन होती है। जब तक प्रेसिडेंट गवर्नर चाहेगा तब तक ये उस स्टेट के एडवोकेट जनरल बने रहेंगे। इनके अंडर में भी एडिशनल एडवोकेट जनरल्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, लेकिन अगेन एडवोकेट जनरल का भी कोई अलग से आर्टिकल नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखना। आज अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। आज हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। विल लुक इनटू दिस एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ दोज।